अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। वालेकुम सलाम। चलें जी, चलें अपने डिस्कशन को बच्चों हम शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, ओके बच्चों। तो अभी तो सारे लोग अभी क्लास में नहीं आए, चले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आ, एक तो थोड़ा सा ग्रुप में कुछ आप चीजें डिस्कस कर रहे थे पेपर के हवाले से, तो वो मैंने मैनेजमेंट से कहा कि इसको देखें। तो काइंडली बच्चों, आपका जो भी ग्रुप बना हुआ है उसमें आपने सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड बात करनी है। अगर ऑडिट का ग्रुप है तो सिर्फ उस पे ऑडिट की बात होनी चाहिए, उसके अलावा पेपर कब होने हैं, कैसे होने हैं, ठीक है, ये ये इस फोरम के ऊपर आपने डिस्कस नहीं करना। अगर आपका रिपोर्टिंग का कोई ग्रुप है तो वहाँ रिपोर्टिंग डिस्कस करें बस। अगर ये ऑडिट का ग्रुप है तो आप ऑडिट रिलेटेड जो मर्जी बातें पूछें, जितनी मर्जी बातें पूछें, जितनी मर्जी दफा पूछें जनाब, ठीक है। तो मैनेजमेंट की तरफ से ग्रुप क्रिएटेड है जनाब, तो इसको आप काइंडली देख लीजिएगा कि ऑनवर्ड आप इररिलेवेंट डिस्कशन इसमें ना करें, सिवाय सब्जेक्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिस्कशन होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम अपने डिस्कशन को बच्चों आज कंटिन्यू करते हैं जनाब। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑडिट रिपोर्ट को बच्चों कंप्लीट किया था। अगर मुझे थोड़े से आप क्वेश्चंस का आंसर दे दें तो जरा अच्छी बात हो जाएगी जी बच्चों। ऑडिट रिपोर्ट कितनी तरह की होती है? ऑडिट रिपोर्ट की टाइप्स बताएं जनाब। ऑडिट रिपोर्ट की टाइप्स बतानी है, शाबाश। एक एक रिप्लाई मेरे सामने नजर आ रहा है जनाब। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड जनाब, शाबाश। देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जो ऑडिट रिपोर्ट की टाइप्स, एक अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, और दूसरा मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। जी, ऑडिट रिपोर्ट के मॉडिफाई होने की बताएं कितनी रीजंस हो सकती हैं। ऑडिट रिपोर्ट के मॉडिफाई होने की कितनी वजूहात हैं, रीजंस हैं जनाब जी। यस, शाबाश, दो। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड। एंड मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट अराइजेस ड्यू टू बाय एडिंग एडिशनल पैराग्राफ, वो कोई भी हो सकता है, एम्फसिस हो सकता है, अदर मैटर पैराग्राफ हो सकता है, गोइंग कंसर्न, या बाय मॉडिफाइड ड्यू टू मॉडिफाइड ओपिनियन। जी, मॉडिफाइड ओपिनियन कितनी तरह की होती है बच्चों? मॉडिफाइड ओपिनियन, जी बच्चों, मॉडिफाइड ओपिनियन बच्चों कितनी तरह की होती है जनाब? जी, मॉडिफाइड ओपिनियन बच्चों तीन तरह की है जनाब, तीन तरह की है जनाब। मॉडिफाइड ओपिनियन तीन तरह की है जनाब। थ्री टाइप्स ऑफ मॉडिफ, जी बेटा शनाज ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। वन इज क्वालिफाइड, जिसका स्टार्ट एक्सेप्ट फॉर से है। उसमें भी दो रीजन हो सकती हैं, ठीक है। एक एडवर्स होती है जनाब, और एक क्या होती है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होती है बच्चों। ये बेटा हमारा मेन क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, जो एग्जाम में कई दफा आ भी चुका है जनाब। इसी तरीके से कि जनाब मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट की जनाब रीजंस बताएं, आइदर बाय एडिंग एडिशनल पैराग्राफ, और अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट की में कोई एडिशनल पैराग्राफ नहीं और ना कोई ओपिनियन की मॉडिफिकेशन होगी जनाब। ओके बच्चों, तो थोड़ा सा मैंने आपको रिकॉल करवा दिया जनाब। डन, ओके जी। तो अगर एक क्वेश्चन और कर दूं बच्चों आपसे, एडवर्स ओपिनियन कब आती है? एडवर्स ओपिनियन, ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन कब देता है जी? जी बच्चों रिप्लाई करें। व्हेन ऑडिटर एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन, जी। वेटिंग, शाबाश। When financial statements are materially misstated and the effect of that misstatement is pervasive, and the effect of that misstatement is pervasive। बिल्कुल जनाबेला, एक जवाब बेटा शनाज आपका बिल्कुल सही है जनाबेला, ठीक है जी। मैं और रिप्लाई देखना चाह रहा हूँ जनाब जी। जी हाफिज नोमान ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसको बोलना कैसे? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड एंड द इफेक्ट ऑफ दैट मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल एंड परवेसिव।
तो उस सिचुएशन में ऑडिटर क्या करता है जनाबेला, एडवर्स ओपिनियन देता है और उसकी वर्डिंग क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स। ओके बच्चों, डन। ले जी, आज हम बच्चों डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जनाब, बच्चों कॉर्पोरेट मींस एंटिटीज, ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, बॉडी कॉर्पोरेट जो मर्जी। गवर्नेंस कहते हैं बच्चों चेक एंड बैलेंस को। गवर्नेंस बाय मींस चेक एंड बैलेंस। जरा मुझे लिखिए चैट बॉक्स में क्या कह रहा हूं। गवर्नेंस मींस, गवर्नेंस मींस check and balance, check and balance, शाबाश बच्चों। गवर्नेंस इज अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अच्छा, अब हमें, अगर आप अक्सर सुनते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट जनरली सुनते हैं क्या कि जी गवर्नेंस का बड़ा मसला है, गवर्नेंस बड़ी पुअर है। ठीक है, गवर्नेंस का मतलब क्या है बच्चों, सिस्टम नहीं है चेक एंड बैलेंस का, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी को कुछ पूछने वाला नहीं है। लेकिन बच्चों ये जो प्राइवेट सेक्टर है, आप, मैं, 10, 20, 500 लोग मिलके जो कंपनी बनाते हैं, वहां तो अकाउंटेबिलिटी, अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस हम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे बच्चों, बोलें। यहाँ तो हमारे अपने पैसे लगे होंगे ना, यहाँ तो एक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि नहीं। जी बिल्कुल होना चाहिए जनाब। अब आज हम वही सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। वो क्या मेयर्स होते हैं, वो क्या पॉलिसीज होती हैं, वो क्या प्रोसीजर्स होते हैं जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, जिसके हजारों ऑफिसेज हैं, जिसके हजारों की तादाद में एम्प्लॉइज हैं, और ऑर्गेनाइजेशन बड़ी स्मूथली चल रही है, ना ही तो कोई बड़ा फ्रॉड होता है, ना ही कोई बड़ी कोई एरर आती है। ठीक है, बिजनेस बड़ा अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे होते हैं। तो जो उसके पीछे जनाब जो वजह है वो अच्छी गवर्नेंस है। अच्छी गवर्नेंस का मतलब क्या है, एक सिस्टम है चेक एंड बैलेंस का, हर एक को कोई ना कोई पूछने वाला होता है। ठीक है, इसी वजह से बड़ी बड़ी बैंक्स को देख लें आप, 500 500 700 400 ब्रांचेस हैं, उसमें जनाबेला कई कई जनाबेला क्या हजार बैंक्स के अंदर एम्प्लॉइज हैं जनाबेला, लेकिन सिस्टम बड़ा स्मूथली चल रहा होता है। उसके पीछे क्या है, इज द सिस्टम ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जनाबेला। ठीक है बच्चों, अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस नाम है किसका, चेक एंड बैलेंस का जनाबेला। तो बच्चों अब मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर लेके आ रहा हूँ जनाबेला, एक स्ट्रक्चर सामने रख रहा हूँ, आपने मुझे रिप्लाई करना है कि इसमें चेक एंड बैलेंस की जरूरत है या नहीं जनाबेला। ओके, तो बच्चों सबसे टॉप टियर से शुरू करते हैं। बच्चों कंपनी किसकी होती है, कंपनी किसकी होती है बच्चों बताएं। शेयर होल्डर्स की। और शेयर होल्डर्स कंपनी को चलाने के लिए किनको अपॉइंट करते हैं, बोले बच्चों, मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को। वेरी गुड बच्चों। तो इसको अगर मैं आपकी इजाजत से कहूं तो इसको मैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप कह सकता हूं। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप कह सकता हूं जनाब। जी, डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स आर द प्रिंसिपल। डायरेक्टर्स कमिट करते हैं कि वी विल वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। ये एजेंट का काम होता है कि वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स काम करे। लेकिन डायरेक्टर्स के अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो सम टाइम डायरेक्टर्स क्या करते हैं जनाबेला, डायरेक्टर्स अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, कंपनी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देते। तो दे मेक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, वो फ्रॉड करते हैं बच्चों, वो झूठ बोलते हैं। ठीक है, और मिस अप्रोप्रिएशन करते हैं, लीकेजेस ऑफ फंड करते हैं, जाती फायदा उठाते हैं। तो जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में पास्ट के अंदर बच्चों इस तरह के स्कैंडल्स आए पूरी दुनिया के अंदर, तो फिर जो शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने कहा कोई ना कोई तो चेक एंड बैलेंस लगाना चाहिए। तो बच्चों डायरेक्टर्स के एक्शन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई चेक एंड बैलेंस सजेस्ट करेंगे। जी बच्चों, जी बच्चों कोई रिप्लाई करें, क्या चेक एंड बैलेंस सजेस्ट करते हैं जी आप, क्या चेक एंड बैलेंस सजेस्ट किया जी आपने। ओके,
ओके, नहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर अब कुछ ना कुछ तो बेसिकली गाइडलाइंस होंगी ना, ठीक है। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होना चाहिए, चलें चलें, गुड, रुक जाए, मान लेता हूँ जी लो। क्वेश्चन है का इंटरनल ऑडिट, मुझे नहीं पता इंटरनल ऑडिट होता क्या है। अभी आप देखिएगा इंटरनल ऑडिट बच्चों डायरेक्टर्स का नहीं होता, अभी आप देखते जाइएगा। अच्छा, आपने कहा कि जनाब सर एक्सटर्नल ऑडिट होना चाहिए, डन। एक्सटर्नल ऑडिट से मुझे ये बताएं सिर्फ और सिर्फ क्या पता चलता है। जी बच्चों, जी बेटा शहनाज, ठीक है, और अपना क्या कहते हैं रेहान, ठीक है, वकास, क्या कहते हैं जनाब बेला। जी, एक्सटर्नल ऑडिट से हो क्या जाता है मुझे बताएं। ट्रू एंड फेयर व्यू पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं, ऐसे ही है ना। आया सेल्स अगर इस साल की 200 मिलियन की है तो वो 200 ही शो करवाई है, बस यही पता चलता है ना। तो भाई साहब ऑडिट में तो सिर्फ ये बताना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं। क्या ये चेक करने वाला कोई है कि अगर कंपनी को डायरेक्टर्स अच्छे तरीके से चलाते तो ये सेल 500 मिलियन भी हो सकती थी। क्या ऑडिट में हम ये चीज चेक करते हैं? ऑडिट में तो सिर्फ क्या चेक करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बनी है कि नहीं। हम ये तो नहीं देखते कि डायरेक्टर्स ने कंपनी को अच्छे तरीके से चलाया या नहीं चलाया। और बच्चों इसका क्या कंपनी के लिए जो डायरेक्टर्स ने स्ट्रेटेजीज बनाई, क्या वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स थी? क्या ऑडिट में ये चीज चेक करते हैं हम? हाँ बच्चों बोलो। यस, नहीं चेक करते, नहीं चेक करते, ठीक है। ऑडिट में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरी आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? सलीम कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, ओके, तो बच्चों ऑडिट तो सिर्फ क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस को चेक करता है कि आया वो बच्चों अगर कंपनी बहुत बुरे तरीके से चलाई गई है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन्होंने सेल्स की फिगर एक्सपेंसेस की फिगर ठीक ठीक दिखा दी है, तो जो नुकसान सारा साल कंपनी को होना था वो तो हो गया। तो डायरेक्टर्स को कोई पूरा साल भी तो पूछने वाला होना चाहिए, जो वो स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, जो वो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहे हैं, कोई तो पूछने वाला होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं बोलो बच्चों? यस, और इसके लिए फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने गाइडलाइंस दी कि नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों? नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने कहा कि डायरेक्टर्स की अकाउंटेबल ठहराने के, डायरेक्टर्स को देखिए ईयर एंड पे पता चल भी गया तो क्या हुआ, जो नुकसान होना है तो हो गया। तो जनाब कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने क्या कहा कि आप अपॉइंट करें नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर, और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनका कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उनका डायरेक्टर्स के साथ कोई इंटरेस्ट। बच्चों ये जो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं ना जिन डायरेक्टर्स को, इन्हें हम कहते हैं इलेक्टेड डायरेक्टर्स। क्या कहते हैं? इलेक्टेड डायरेक्टर्स कहते हैं जनाब। डन, इलेक्टेड डायरेक्टर्स, ठीक है। एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, ठीक है। अब कहा गया कि नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स इनको बिठाएं। अब होगा क्या बच्चों, ये नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर बाहर से आए हैं, इंडिपेंडेंट है, शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया इन्हें, और इनका रोल है मॉनिटरिंग, एडवाइजरी, गाइडिंग, सजेस्टिंग, ठीक है। अब मुझे बताएं कि अब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो भी फैसला करेंगे, इनकी गाइडेंस, इनकी एडवाइस, इनकी रिकमेंडेशन के बगैर नहीं कर सकते। तो मुझे बताएं बच्चों, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस लगना शुरू हो गया कि नहीं? बोले बच्चों। अब ये सारी जो हम चेक एंड बैलेंस को मिला के बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सही है जी। तो पहली गाइडलाइन मैंने क्या बता दी बच्चों? पहली गाइडलाइन क्या बताइए बच्चों? अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रोल है मॉनिटरिंग। बच्चों अगर उनकी एडवाइस पर, उनकी रिकमेंडेशन पर एग्जीक्यूटिव्स अमल नहीं करेंगे, वो फौरन शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला लेंगे कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। तो बड़ा मुश्किल हो गया डायरेक्टर्स के लिए। अब डायरेक्टर्स जब भी याद रख लें, पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कंपनी में अगर बड़ा फ्रॉड होगा ना बच्चों, तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो ये तो हमने चेक एंड बैलेंस लगा दिया किस पर?
डायरेक्टर्स के ऊपर जनाब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के ऊपर जनाब। ठीक है, शेयर होल्डर्स बच्चों नॉर्मली अपॉइंट करते हैं, सम जुरिस्डिक्शन में डायरेक्टर्स करते हैं, लेकिन नॉर्मली दे आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। ठीक है फरहाद, ओके जी। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। अब एक डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स से नीचे कौन होते हैं जी? डायरेक्टर्स भी तो खुद आप पे नीचे सब मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट अपॉइंट करते हैं कि नहीं करते बच्चों? बोलो जी। और उससे नीचे इंप्लाइज होते हैं, ये पूरी एक चेन अपने जहन में लेके आए, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, फिर मैनेजमेंट, फिर इंप्लाइज। अच्छा जी, अब ऑर्गेनाइजेशन के इंप्लाइज बड़े खुश थे, मैनेजर्स बड़े खुश थे जनाब अला। क्या कि जनाब डायरेक्टर्स के ऊपर तो एक चेक एंड बैलेंस लग गया है कि अब तो वो कुछ भी नहीं कर सकते नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन के अगेंस्ट। ओके, इंप्लाइज और मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश थी जनाब कि हम पर तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्यों भाई, मैनेजर्स या इंप्लाइज फ्रॉड नहीं कर सकते बच्चों, या कर सकते हैं? हाँ जी बच्चों, यस डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाएं या नहीं छोड़ दें? हाँ जी, चेक एंड बैलेंस लगाएं या जाने दें इनको कि बस ठीक है जो फ्रॉड करते हैं करते रहेंगे? जी, क्या सजेस्ट करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे जी, क्या सजेस्ट करेंगे जनाब कि क्या 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 चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? जी बच्चों, यस ठीक है जैद, यस, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डेवलप करें। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डेवलप करें बच्चों। ठीक है, हमने पहली गाइडलाइन पढ़ ली कि अपॉइंटमेंट होनी चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। अब हम दूसरी गाइडलाइन पे चले गए हैं और वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए बच्चों। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए जनाबेला। ठीक है, अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है जनाबेला? क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, ऑथराइजेशन होनी चाहिए, फिजिकल कंट्रोल्स होने चाहिए, आईटी बेस्ड कंट्रोल्स होने चाहिए। ठीक है, डोर्स जैसे प्रॉपरली लॉक होने चाहिए जनाबेला। एक पर्सन डॉक्यूमेंट बनाए, दूसरा उसको चेक करे, तीसरा उसको प्रूव करे। अगर यही सारे काम पहले एक बंदा करता था, अब 3 बंदों की वजह से फ्रॉड और एरर के चांसेस क्या हो गए? कम हो गए बच्चों। तो दूसरी गाइडलाइन क्या आ गई? स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस है बच्चों। डैन जी, मानते हैं इससे ऑर्गेनाइजेशन में फायदा होगा कि नहीं होगा? फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, मिस अप्रोप्रिएशन के चांसेस कम हो जाएंगे कि नहीं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंड से ना सोचें, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेहतरी आएगी कि नहीं जनाब? जी बच्चों, डेफिनेटली आएगी जनाब। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें जनाब, काफी है चेक एंड बैलेंस या और होने चाहिए? जी बच्चों, ठीक है, और होने चाहिए, चले और लगा देते हैं जनाब। वो कहते हैं बहुत है जनाब। अब प्रॉब्लम होगा तो चेक एंड बैलेंस लगेगा, अगर प्रॉब्लम नहीं तो कोई जरूरत नहीं है हमें कोई मैयर लेने की जनाब। अब आगे चलते हैं, डायरेक्टर्स के ऊपर जनाब तो एनडीज आके बैठ गए जनाब। आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिस्टम डेवलप कर दिया कि कोई फ्रॉड एरर ना कर सके। अब मुझे एक बात बताएं, क्या हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगा के छोड़ दें या इस चीज को इंश्योर करें? ठीक है, या इस चीज को इंश्योर करें कि लोग इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है लोग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को फॉलो ही ना कर रहे हो। ठीक है ना, आपने कहा कि प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय, चेक्ड बाय, कि 3 लोग होंगे, हो सकता है एक बंदा ही कर रहा हो, कंट्रोल्स को फॉलो ही ना किया जा रहा हो। तो जनाब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जवाब दे बच्चों। जी, होनी चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो उसके लिए बच्चों अब आपको समझ आएगी, उसके लिए बच्चों क्या होता है? उसके लिए हमारे पास होता है इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। वैसे तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाना टॉप मैनेजमेंट का काम है बच्चों।
टॉप मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाती है और उन्हें फिर होता ही है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की कंप्लायंस हो रही है या नहीं, तो टॉप मैनेजमेंट का काम है उसको मॉनिटर करना। लेकिन बच्चों ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे बैंक्स हैं, हजारों एम्प्लॉइज हैं, कई 100 ब्रांचेस हैं, तो टॉप मैनेजमेंट के लोग क्या करते हैं, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बना लेते हैं, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट कर देते हैं कि आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसे क्या करो, मॉनिटर करो जनाब। ओके बच्चों, तो यहाँ आपको कुछ इंटरनल ऑडिटर के रोल की समझ आ गई? जी बच्चों बोल दें, आपको इंटरनल ऑडिटर का रोल समझ आ गया ना? अब आपको मैंने इतनी बात बताई होगी और अब आपको एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर के डिफरेंस पता चल गया होगा। एक्सटर्नल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव्स मैनेजमेंट, external auditor is required by law, internal auditor is at the discretion of management, कि मैनेजमेंट की मर्जी की जरूरत है तो अपॉइंट कर ले, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो भले इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ना लगाए, टॉप मैनेजमेंट। एक्सटर्नल ऑडिटर का काम क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ओपिनियन दे के वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं, जबकि इंटरनल ऑडिटर का क्या काम है जनाब, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को जाके एवेल्युएट करना और जाके चेक करना कि आया इसमें कोई डेफिशिएंसी है या नहीं। अगर कोई डेफिशिएंसी है, अलोंग विद रिकमेंडेशन टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर देना। उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट जनाब, एक्सटर्नल ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट, जबकि इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता क्योंकि उसको अपॉइंट किया होता है बच्चों एग्जीक्यूटिव्स ने। अगर उसने एग्जीक्यूटिव के काम को क्रिटिसाइज किया तो उसकी जॉब एट स्टेक आ जाएगी। जी बच्चों, कोई बात समझ आई? इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर के डिफरेंस को समझ आया? ओके, हमने ये पॉइंट भी जनाब अला कवर किया है। ओके जी, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्या, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्या, ठीक है, ये मेन बेसिकली बच्चों चार गाइडलाइंस थी जनाब। एनईडीज का होना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का होना जनाब, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का होना, ठीक है, और एक्सटर्नल ऑडिटर का होना। बाकी पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट, लेकिन मेन ये चार गाइडलाइंस थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बच्चों, ठीक है। उसके बाद जनाब अला एक आपने, जिन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है जनाब अला, आपने चीफ एग्जीक्यूटिव भी पढ़ा हुआ है, चेयरमैन भी पढ़ा हुआ है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहता है बच्चों चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है ना बच्चों, ये एग्जीक्यूटिव्स का हेड होता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का जो लीड कर रहा होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है जनाब। और जो चेयरमैन होता है उसने बेसिकली क्या करना होता है, ओवरऑल बोर्ड को लेके चलना होता है जनाब। वो ओवरऑल बोर्ड का फेस होता है जनाब। तो उसने क्या कहा कि जनाब जैसे प्रेसिडेंट और जैसे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट की अपनी पावर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर की अपनी पावर्स है। चीफ एग्जीक्यूटिव आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं और चेयरमैन आपका क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी प्रेसिडेंट है। तो वो क्या कहते हैं कि अगर दोनों पावर एक ही पर्सन के पास हो, यानी वही कंपनी को चलाए और वही एक किस्म की सुपरविजन करे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने क्या गाइडलाइन दी कि चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव सेपरेट होने चाहिए और प्रेफरेबल है कि चेयरमैन एनईडीज में से हो जाए। डन बच्चों, तो ये इसमें से जो मैंने आपको मेन बात समझानी थी, इंटरनल ऑडिटर के रोल को समझाना था, तो समझा दिया। बाकी एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोर्ड में बराबर होने चाहिए, ये गाइडलाइन है, ताकि कोई डायरेक्टर्स डोमिनेट ना कर सके। और एनईडीज क्या करते हैं बच्चों, अपने काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट कमेटीज बना दी जाती हैं, ठीक है, जिसमें से ऑडिट कमेटी एक बड़ी मेन कमेटी है, इसमें सिर्फ एनईडीज होते हैं, जबकि आपकी जो रिस्क कमेटी है या जनाब अल्लाह जो नॉमिनेशन कमेटी, इसमें मेजोरिटी एनईडीज होते हैं। खैर ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आपने ख्याल ये करना है कि समटाइम एनईडीज का लफ्ज यूज हो जाएगा, समटाइम ऑडिट कमेटी का लफ्ज यूज हो जाएगा, तो आप समझ जाइए कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात हो रही है। जी, तो ये था बच्चों क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है जनाब अल्लाह, is a system of check and balance of the policies and procedures so that companies are monitored, controlled and directed. ओके करें बच्चों कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगर ओके करें तो हम बात को आगे बढ़ाएं। ठीक हो गया, शाबाश। ठीक है जी, तो मैं अपने डिस्कशन को बच्चों आगे बढ़ाता हूँ जी। जी, यहाँ पर मेरा ये डिस्कशन कंप्लीट हो गई।
इसके हवाले से जब बुक में जाएंगे तो ये मजीद हम डिस्कशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अब मैं आपको जो चीज़ मैंने ये पढ़ाते हुए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ाते वक्त आपके साथ कवर की है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर लेता हूँ जी। ये जनाब ताला डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट, इसमें हमने जनाब काफी सारी बातें पढ़ ली जनाब, ठीक है। और हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमने सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझा और इंटरनल ऑडिटर के रोल को समझा, और हमें समझ आ गया एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर का डिफरेंस। बच्चों, इसको पढ़ाने की जरूरत है, मैंने बोल तो दिया, कर लेंगे जी बच्चों, ओके है ना। इसको आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, अगर स्टिल कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो आप जरूर पूछिएगा जनाब। ओके, ले जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोई एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जनाब हमारे अगर रहते हैं तो वो कवर कर लेते हैं। एक बच्चों ये हमारे पास जनाब एक तो बेसिकली क्या है, तीन तरह के कम्युनिकेशंस होती हैं जनाब ड्यूरिंग ऑडिट। तीन तरह की बच्चों कम्युनिकेशन होती है ड्यूरिंग ऑडिट। ये कुछ लेटर्स बनते हैं ऑडिट में, ये मैंने यहीं पे इकट्ठे लिख दिए ताकि आपको बुक पढ़ते वक्त ये ना हो कि ये कौन सा लेटर आ गया, इसमें क्या बात की गई है जनाब बच्चों। एक है हमारे पास क्या, ऑडिट इंगेजमेंट लेटर, ऑडिट इंगेजमेंट लेटर, ठीक है। अब आपने तीनों के फर्क को समझ लेना ताकि सही है जनाबेला, ज्यादा मुश्किल ना हो जनाबेला। जी, आप इसको जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस को जिस मर्जी सीक्वेंस में लिख लें, कोई मसला नहीं है जनाब। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हुआ है सुलेमान ने, क्या आपने सीक्वेंस कर ले, पहले एनएडीज को ऊपर लिख लें, उसके बाद इंटरनल ऑडिटर को लिख लें, फिर जनाबेला एक्सटर्नल को लिख लें, कोई मसला नहीं है। पॉइंट यही लिखने हैं आपने जनाबेला, ठीक है। आपके लेवल पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इससे ज्यादा है नहीं, वरना मैं जरूर आपके साथ जनाबेला इसको शेयर करता जनाबेला। ओके बच्चों, तो 2 मिनट का हम ब्रेक करेंगे जी, अजान हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करें। ओके बच्चों, तो अपने डिस्कशन को बच्चों हम कंटिन्यू करते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे जनाब कि कुछ लेटर्स ड्यूरिंग ऑडिट बेसिकली ऑडिटर मैनेजमेंट को या मैनेजमेंट ऑडिटर को इशू करती है जनाबेला, तो हम क्यों ना आज ही इसको सीख लें बच्चों। एक होता है बच्चों अश्योरेंस एंगेजमेंट लेटर, एश्योरेंस एंगेजमेंट लेटर जनाबेला, ठीक है। अब हम ऑडिट की बात करें तो मैं एश्योरेंस की जगह ऑडिट बोल देता हूँ, रिव्यू होता तो रिव्यू एंगेजमेंट लेटर होता जी। ये वो लेटर है जो ऑडिट के स्टार्ट में, ठीक है, ऑडिटर लिखता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, शेयर होल्डर्स को लिखता है जनाबेला, ठीक है। और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एंगेजमेंट लिख दी जाती हैं। मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि ये लेटर ऑडिट के स्टार्ट में इश लिखना चाहिए या एंड में लिख दें, ये लेटर स्टार्ट में बनना चाहिए या एंड में जी बच्चों। यस, डेफिनेटली बिफोर द स्टार्ट ऑफ ऑडिट जनाबेला। तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बुक में भी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मैंने समरी यहाँ पर भी दे दी। ओके बच्चों, उसके बाद एक मेरे पास है
मैनेजमेंट लेटर बच्चे अक्सर क्या होता है, पूछा कोई लेटर होता है, लिख कोई आते हैं, तो ख्याल कीजिएगा कि इस तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जी बच्चों, मैनेजमेंट लेटर या इसका दूसरा नाम है लेटर ऑफ वीकनेसेस या लेटर ऑफ डेफिशिएंसी। मैनेजमेंट लेटर या लेटर ऑफ वीकनेसेस। ठीक है बच्चों, पता है, आप मुझे एक बात बताएं। ड्यूरिंग ऑडिट हमने रिस्क असेसमेंट की थी, बोले ना बच्चों, जब हमने ऑडिट स्टार्ट किया था हमने रिस्क असेसमेंट की थी। रिस्क असेसमेंट क्यों की थी बच्चों? रिस्क असेसमेंट बच्चों क्यों की थी हमने? हाँ, बड़ा स्लो स्लो चल रहे हैं बच्चों, रिप्लाई किया करें फौरन। रिस्क असेसमेंट हमने क्यों की थी बच्चों? ना हाफिज नोमान, प्लानिंग के लिए नहीं, प्लानिंग तो बाद में होगी, नॉलेज ऑफ बिजनेस गेन करने के लिए नहीं। ठीक है, यस ठीक है हमजा बेटा, शाबाश। ठीक है, शाबाश सुलेमान। ठीक है, रिस्की एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए, और रिस्क असेसमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि हमें वो एरियाज पता चल जाए जहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं या कम। दैट इज रिस्क असेसमेंट बच्चों, सही है। दैट इज रिस्क असेसमेंट। प्रोसीजर किस लेवल पे अप्लाई करने, ये बात की बातें हैं। रिस्क असेसमेंट का मकसद है प्राइमली टू आइडेंटिफाई दोज एरियाज वेयर देयर आर मोर चांसेस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और बच्चों रिस्क असेसमेंट करेंगे तो प्लानिंग होगी ना बच्चों। प्लानिंग में हम फैसला करते हैं प्रोसीजर कितने लगाने हैं, कैसे लगाने हैं। ठीक है, तो रिस्क असेसमेंट करने का मकसद था रिस्क की एरियाज को आइडेंटिफाई करना, वो एरिया जहां पर ऑडिटर को लगता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस क्या हैं, ज्यादा हैं। ओके, तो इन रिस्की एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए हमने सबसे मेन काम क्या किया था? हमने कहा था ना, वी परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड वी ऑब्टेन नॉलेज ऑफ बिजनेस। नॉलेज ऑफ बिजनेस में सबसे अहम फैक्टर क्या था जिसकी बेस पे आपको रिस्क पता चल रहा था? जी बच्चों, जी बच्चों रिप्लाई करें प्लीज। शाबाश, आपने बिल्कुल जनाब, सब ठीक ठीक कह रहे हैं जनाबेला। ठीक है, लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा हूँ जनाबेला, वो जवाब नहीं आया था जनाबेला। मैं आपको बता देता हूँ, कहा ठीक है आप लोगों ने। ठीक है, रिस्क असेसमेंट हम किस लिए करते हैं? ताकि हमें रिस्क की एरियाज पता चल सके। और रिस्क असेसमेंट हम करते हैं बाय परफॉर्मिंग एनालिसिस एंड बाय ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस। नॉलेज ऑफ बिजनेस में हमने कहा था नॉलेज ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट बच्चों। और नॉलेज ऑफ एंटिटी में हमने कहा था इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और बच्चों रिस्क असेस करने में सबसे जो हम अहम बेसिकली एरिया है, वो आप हर एरिया के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करते हैं। अगर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग हो तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस कम होते हैं। अगर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक हो तो उस एरिया में मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा है या नहीं बच्चों? बोले जी बच्चों। हाँ जी बच्चों। ठीक है, तो आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखा? तो देखा ना, बोले जी। इसी तरीके से आप मुझे बताएं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखा और उसके बाद हमने एक अप्रोच डेवलप की थी कि जहां इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होगा हम दोबारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखेंगे परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। क्यों जी ऐसे देखा? तो बेसिकली आपको जनाबेला एक स्टैंडर्ड है आईएसए, आई थिंक 265, आई थिंक 260 या 265 है। वो कहता है ऑडिटर साहब, आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को असेस किया ना? बिल्कुल किया था जी मैंने, रिस्क असेसमेंट करने के लिए। वो कहते हैं जो डेफिशिएंसी आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में ड्यूरिंग ऑडिट नजर आ गई है, जो डेफिशिएंसी आपको, जो वीकनेसेस आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर नजर आ ही गई हैं, वो आप एक लेटर की फॉर्म में क्या करें? मैनेजमेंट को, एग्जेक्टिव्स को, नॉन एग्जेक्टिव को रिपोर्ट कर दें।
उसके लिए बच्चों फिर जो लेटर यूज होता है दैट इज कॉल्ड लेटर ऑफ वीकनेसेस, लेटर ऑफ वीकनेसेस या मैनेजमेंट लेटर। ओके करें जी, ओके करें बच्चों, लेटर ऑफ वीकनेसेस समझ आ गया, मैनेजमेंट लेटर समझ आ गया। यस बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रेहान, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपिनियन देना है। अब मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, सुनिएगा, ठीक है, कहा क्या कहा कि जो डेफिशिएंसी आपने देखी है वो देख तो ली ना, चले ए लेटर लिखना तो कहा, लेटर में 2 डेफिशिएंसी बता दें, 4 बता दें, उसके हवाले से आप पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ठीक है रेहान। ओके जी, तो आपको जनाब लेटर ऑफ वीकनेसेस या मैनेजमेंट लेटर समझ आ गया बच्चों? अच्छा जी, ये लेटर ऑफ वीकनेसेस कब लिखा जाता है बच्चों? आप ड्यूरिंग ऑडिट लिख दें, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और आपको मैनेजमेंट को फौरन बताना है तो लिख दें जनाब। और इसका फायदा ऑडिटर को भी होता है, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को टॉप मैनेजमेंट अच्छा कर देगी तो रिस्क भी तो कम हो जाएगा ना, रिस्क कम होगा तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस भी कम होंगे, तो फिर ऑडिटर की भी टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी जनाब। ठीक है, तो ये लेटर ऑफ वीकनेसेस ड्यूरिंग ऑडिट भी लिखा जा सकता है और ऑडिट के बाद भी लिखा जा सकता है, मकसद जो है कि डेफिशिएंसी बताना होता है जनाब। ओके जी, हमारे पास जो थर्ड कम्युनिकेशन लेटर है दैट इज रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर। क्या जी? रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर, रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर। ठीक है जी, रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर। अब ये भी आपने पढ़ा था, मुझे बताएं प्री कंडीशन नंबर 2 याद है? प्री कंडीशन नंबर 2 क्या थी? क्या थी बच्चों? क्या थी जनाब? यस वेरी गुड, कि मैनेजमेंट जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको एक्नॉलेज करे कि हाँ ये हमारे करने के काम है। तो ऑडिटर जनाब क्या करता है, ठीक है, ऑडिट के कंप्लीट होने से पहले पहले ये सारी बातें रिटन फॉर्म में एक पेपर पे लिखवा लेता है मैनेजमेंट से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, प्रॉपर बुक्स मेंटेन करना, गोइंग कंसर्न अजम्पशन को देखना, ठीक है जनाब, एटसेट्रा, प्रोविजंस बनाना एटसेट्रा। ठीक है, जो जो भी मैटर्स है जिसपे आपको मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, ऑडिटर उन सारी बातों को क्या करता है, रिटन फॉर्म में लिखवा लेता है। और इस रिटन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट होता है उसको कहते हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर। ये लेटर जनाब मैनेजमेंट लिखती है ऑडिटर को जनाब, ठीक है, और कब लिखती है जनाब? ऑडिट के कंप्लीट होने से पहले पहले तक। ठीक हो गया बच्चों, ऑडिट के कंप्लीट होने से पहले पहले तक ये जनाब लेटर लिख दिए जाते हैं। जी बच्चों, इन तीनों का डिफरेंस समझ आ गया बच्चों? ओके बच्चों, तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर मैनेजमेंट लिखती है जिसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सॉरी मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिख के देती है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं रिटर्न इज मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंस जनाब। ठीक है, तो हम जो बातें उनसे मैनेजमेंट से इंक्वायर करते हैं वो थ्रू आउट ऑडिट हम लिखवा लेते हैं। कल को हमारे पास तो एविडेंस हो ना कि मैनेजमेंट ने ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया। जी बच्चों, ओके। जी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं हम, कल को हम पर साबित होगा, ठीक है बेटा, कि आपने ऑडिट ठीक परफॉर्म नहीं किया। अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं लेंगे कल को मैनेजमेंट कह सकती है कि हमसे तो इन्होंने ये पूछा ही नहीं था, और ऑडिट तो कहता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लें। तो कल को आपके ऊपर नेग्लिजेंस, कि आपने ऑडिट ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं किया, इस चीज का इल्जाम लग सकता है और आपको लाइबिलिटीज पे करनी पड़ सकती हैं। डन जी, ओके जी, तो हम इसको अब गो थ्रू कर लेते हैं अपने जनाब पिला क्या बेसिक नोट्स को। तो जनाब हमने ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ ली जनाब पिला, उसके बाद हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी पढ़ लिए, हमने थ्रेट्स भी पढ़ लिए जनाब पिला, और मिसस्टेटमेंट क्या होती है, मिसस्टेटमेंट की टाइप, एविडेंस क्या होता है, ये पढ़ लिया जी।
फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट की टाइप्स, ऑडिट रिपोर्ट कितनी तरह की हो सकती है, एश्योरेंस, नॉन एश्योरेंस लेवल्स पढ़ लिए, एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते, ये सारी हमने बातें पढ़ ली जनाब बेला। अश्योरेंस एंगेजमेंट लेटर, लेटर ऑफ वीकनेसेस, ठीक है जनाब बेला, या रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर भी हमने पढ़ लिया। डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटर भी पढ़ लिया, ठीक है। ऑडिट और रिव्यू का डिफरेंस भी हमने पढ़ लिया। ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस होती है, जबकि रिव्यू लिमिटेड एश्योरेंस होती है बच्चों, जिसमें नेगेटिवली वर्डेड ओपिनियन दी जाती है, ठीक है जी। उसके बाद स्टेक होल्डर्स को आपने पहले से पढ़ा हुआ है। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, जिनका कंपनी में स्टेक होता है, जो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी या यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चों मेरी एक डिस्कशन रह गई है, दैट इज ऑडिट रिस्क। इंशाल्लाह ताला कल के डिस्कशन में मैंने सिर्फ आपके साथ ऑडिट रिस्क डिस्कस करना है, ठीक है जी। उसके बाद ऑडिट की स्टेजेस हमने गो थ्रू कर ली, ठीक है। थोड़ी सी बातें मैंने यहाँ पर छुड़वाई हैं जनाब, ठीक है। नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑब्टेन कैसे किया जाता है, ठीक है, ये बातें मैंने छुड़वा दी। ऑडिट रिपोर्ट के मैंने आपके साथ कंटेंट से बच्चों डिस्कस कर लिए। ये ऑडिट मैटर पैराग्राफ वाला पेज मैंने अभी नहीं किया, वो इंशाल्लाह बुक पे जाके करेंगे। ओके जी। तो थोड़ी सी बात मैं आपके साथ मटीरियलिटी पे भी कर लेता हूँ। अच्छा मुझे बताएं, मटीरियलिटी को डिस्कस करने से पहले मुझे ये बताएं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव होती है या क्वालिटेटिव भी होती है? जी बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं ये सिर्फ क्वालिटेटिव होती हैं या क्वांटिटेटिव होती हैं, या सिर्फ अपना क्वांटिटेटिव होती हैं या क्वालिटेटिव भी होती हैं? जी बच्चों, ये तो आपको पता होगा ना, अकाउंटिंग पढ़ी हुई आप। आबिद कहते हैं जी क्वांटिटेटिव जनाब वाला। बोथ, बोथ। अच्छा जी, रिहान भी कहते हैं बोथ, अक्सर बेटा कहते हैं बोथ। जी जैद कहते हैं जनाब क्वालिटेटिव भी होती हैं। क्वालिटेटिव की कोई एग्जांपल दे देंगे मुझे? क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटेटिव कहते हैं जिसमें अमाउंट्स होती हैं, जिसमें फिगर्स होती हैं जनाब, ठीक है। आप मुझे क्वालिटेटिव की एग्जांपल तो दे दें कोई। शाबाश बेटा शाबाश सैद। डिस्क्लोजर्स, ये डिस्क्लोजर रेवेन्यू की ये पॉलिसी है, डेप्रिसिएशन की ये पॉलिसी है, कॉन्टीजेंसीज हैं, क्लेम्स हैं, ठीक है, कमिटमेंट्स हैं। ये जो डिस्क्लोजर्स होते हैं ना बच्चों, दे आर कॉल्ड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो बच्चों, तो इसी तरीके से अगर आपको ये बात समझ आ गई तो मिसस्टेटमेंट बच्चों, मिसस्टेटमेंट भी क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और क्वालिटेटिव भी हो सकती है। तो इस आपको जब ये समझ आ गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो हो सकता है मैनेजमेंट ने क्वांटिटेटिवली तो कोई भी स्टेटमेंट ना की भी हो, लेकिन हो सकता है डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड ना किए हों एज पर इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो बच्चों जब आप स्टेटमेंट देख रहे होंगे तो हम स्टेटमेंट क्वालिटेटिव भी देखेंगे और क्वांटिटेटिव भी देखेंगे। क्वालिटेटिव का ताल्लुक साइज से नहीं होता, क्वालिटेटिव का ताल्लुक है कि डिस्क्लोजर फर्ज करो जो स्टैंडर्ड ने कहा था, जो स्टैंडर्ड ने डिस्क्लोजर कहा था वो नहीं दिया हुआ, तो दैट इज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट बच्चों, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव मिसस्टेटमेंट को बोलते हैं बच्चों मटीरियलिटी बाय नेचर, ठीक है। और क्वांटिटेटिव को बोलते हैं मटीरियलिटी बाय साइज। और क्वांटिटेटिव के लिए हमने जो परसेंटेज पढ़ी थी, ये मटीरियलिटी कितनी, 5 to 10% ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अगर प्रॉफिट्स ऐसे हो, देखें, आपने मिस्टेक मटीरियलिटी लेवल सेट करने के लिए प्रॉफिट को यूज करना है, एसेट्स को यूज करना है या टर्नओवर को यूज करना है, ये डिपेंड करेगा कंपनी कौन सी है। फॉर एग्जांपल, कंपनी का पहला साल है, कंपनी का पहला साल है, मुझे ये बताएं कि प्रॉफिट, कंपनी का पहला साल है और प्रॉफिट 10 रुपए के हो सकते हैं? प्रॉफिट RS 10 रुपीज हो सकते हैं, बोले बच्चों? किसी कंपनी के प्रॉफिट RS 10 रुपीज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जब लॉस हो सकता है तो अब मुझे बताएं, ठीक है, रेहान हो सकते हैं जी, जैद हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर 10 करोड़ का लॉस हो सकता है तो 10 रुपए के प्रॉफिट भी तो हो सकते हैं ना जी। हसन हो सकते हैं जनाब, नोमान हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। प्रॉफिट आपके जनाब क्या हो सकते हैं, 10 रुपए के हो सकते हैं जनाब बिना, ठीक है बच्चों। ओके, प्रॉफिट आपके 10 रुपए के भी हो सकते हैं, आपके लॉसेस भी हो सकते हैं। एक सेकंड बच्चों,
जी बच्चों, तो प्रॉफिट बच्चों 10 रुपए के भी हो सकते हैं, 10 करोड़ के भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं बच्चों। ठीक हो गया? तो बिल्कुल हो सकते हैं। अब मुझे एक बात पता है कि अगर मैं फर्स्ट ईयर हो या ऑनवर्ड हो, कोई भी हो, मैं एग्जांपल, अगर मैं 5% ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज सेट कर लूं, दैट लुक्स ओके? बोलो बच्चों, अगर मैं मटेरियलिटी लेवल 5% ऑफ प्रॉफिट सेट कर लूं इस केस में, तो क्या ये ठीक लग रहा है? बिल्कुल नहीं। तो उस केसेस में हम बेसिस फिर क्या कर लेंगे? या तो टर्नओवर को बेसिस बना लेंगे या एसेट्स को बेसिस बना लेंगे। अब आइए ना, कोई बात समझ, सही है ना? तो आपने बेंचमार्क प्रॉफिट्स को बनाना है, बेंचमार्क टर्नओवर यानी सेल्स को बनाना है, या आपने बेंचमार्क एसेट्स को बनाना है। इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है ना बच्चों? तो हम एसेट्स या टर्नओवर को क्या कर सकते हैं, मटेरियलिटी लेवल सेट करने के लिए एज ए परसेंटेज, एज ए बेंचमार्क सेट कर सकते हैं। जी बच्चों, ओके करें। ठीक हो गया? ठीक हो गया? ये थोड़ी सी डिस्कशन यहाँ थी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, अभी यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा जी। उसके बाद मैंने आपको ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले जिन फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, मैंने आपके साथ वो डिस्कशन कर ली थी जी। प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे जनाब। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक बेसिक सी गाइडलाइंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली बच्चों। और दैट्स इट जनाबेला। और हमारा सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नोट्स के अंदर अगर कोई टॉपिक रह गया है तो दैट इज ऑडिट रिस्क जनाब, दैट इज ऑडिट रिस्क जनाबेला। ठीक है? ऑडिट रिस्क को जनाब अब थोड़ा सा हम इंट्रो दे देते हैं, हमारे पास 10 एक मिनट मौजूद हैं, तो अगर ना बचते, मीनवाइल बच्चों आपका कोई क्वेश्चन है? मसला ये कि आप इतने सारे लोग होते हैं तो कई लोगों के क्वेश्चंस ना मिस हो जाते हैं। ठीक है? वो ग्रुप मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स के लिए बनाया था। ठीक है? जिसपे आई थिंक अब एडमिन ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आप बच्चे कुछ नहीं लिख सकते। तो अगर आप सिर्फ उस पे सब्जेक्ट रिलेटेड बच्चों डिस्कशन करें ना, तो ज्यादा इफेक्टिव होगी। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो पूछें और मैं देख लेता हूँ जनाबेला। मैं चेक कर लेता हूँ जी, किसी का क्वेश्चन है? फाइनल ओपिनियन देता है अबाउट ट्रू एंड फेयर को, वो कौन सा लेटर होता है जनाबेला? ठीक है, वो तो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना बच्चों, वो लेटर तो नहीं है ना, वो तो ऑडिट रिपोर्ट है। वो ऑडिट रिपोर्ट होती है, ठीक है ना? वो क्या होती है? ऑडिट रिपोर्ट होती है बच्चों। डन। अच्छा जी, मटीरियलिटी को रिवाइज कर दो बच्चों। मटीरियलिटी वो लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट है आबिद, मटीरियलिटी वो लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट है विच कैन अफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर। ये आपने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है, आपने ये मटीरियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये आपने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है जनाब पहला। सही है? तो मटीरियलिटी क्या है? वो लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट है जिससे यूजर का डिसीजन अफेक्ट हो। और हम नॉर्मली कहते हैं कि अगर प्रॉफिट का 5% से ज्यादा, रेवेन्यू का 0.5 to 1% या एसेट्स का 1 to 2% से ज्यादा मिसस्टेटमेंट हो जाए तो दैट इज कंसिडर्ड एज मटीरियल मिसस्टेटमेंट बच्चों। दैट इज कंसिडर्ड एज मटीरियल मिसस्टेटमेंट जनाब। ठीक हो गया? ओके जी। तो अब हम अपना जनाबेला अपना इस बेसिक नोट्स का लास्ट कॉन्सेप्ट जनाबेला डिस्कस करते हैं जनाबेला। ठीक है, मैं देख लेता हूँ किसी और का क्वेश्चन नहीं है जनाबेला। एनईडीज बच्चों नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, उनका काम कंपनी चलाना नहीं होता, उनका काम मॉनिटरिंग होता है जनाबेला। हाउ टू फिक्स ऑडिट रेमुनरेशन जनाबेला? शेयर होल्डर्स जनाबेला डिटरमिन करते हैं, मैनेजमेंट डायरेक्टर्स निगोशिएट करते हैं ऑडिटर के साथ। और ऑडिटर कैसे फैसला करता है? वो देखता है मेरा कितना टाइम लगेगा, कितने लोग टीम ऑडिट में जाएंगे, ठीक है, और कितने रिसोर्सेज चाहिए। इन सारी चीजों को सामने रखते हुए ऑडिटर अपनी फी डिसाइड करता है जनाबेला। ओके जनाबेला। जी बेटा नौरीन, वो अगर आपके 2 क्वेश्चन मिस हो गए हैं तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ठीक है? अब वो किस तरीके से नजर आएंगे मुझे काफी मुश्किल है, तकरीबन 600 आपके रिस्पॉन्सेज हैं, तो मैं उसमें से बेटा मुश्किल हो जाएगा देखना। इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होता जनाब। इंटरनल ऑडिटर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है जनाबेला, लेकिन उतना इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता जितना एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। तो कहीं ना कहीं तो मैनेजमेंट के प्रेशर में आ ही जाता है। ठीक है बच्चों? एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या
जो इंटरनल ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता जनाब, होना चाहिए उसे, लेकिन हमने पढ़ा कि उसको अपॉइंट करती है कौन, मैनेजमेंट, तो शायद वो उतना इंडिपेंडेंट नहीं होता जितना एक एक्सटर्नल ऑडिटर होता है जनाब। ठीक है, अच्छा जनाब। ओके बच्चों, प्लीज बच्चों मैं आपसे कहता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लिया करें टाइम टू टाइम, सही है जनाब। कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसको रिपोर्ट करने के लिए होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ये गाइडलाइंस है बच्चों। ठीक है, ऑडिटर शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करते हैं, एनईडीज भी शेयर होल्डर्स के सामने बात करते हैं, इंटरनल ऑडिटर एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करता है, एंड सो ऑन। ठीक है जनाब। ओके जनाब, ओके जी। तो थोड़ी सी बच्चों अब हम आगे डिस्कशन कर लेते हैं, 1-2 मिनट की डिस्कशन करके फिर मैं कंक्लूड करता हूँ जनाब। अच्छा जी। ऑडिट रिस्क, बच्चों छोड़ें, ऑडिट रिस्क को आज नहीं पढ़ते, हम कल पढ़ेंगे। पहले मुझे बताएं स्टूडेंट को कोई रिस्क होता है? ठीक है, हम ऑडिट रिस्क की जगह किसको पढ़ने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स रिस्क, स्टूडेंट रिस्क जनाब, स्टूडेंट रिस्क जनाब, स्टूडेंट रिस्क। जी कोई रिप्लाई करेगा, स्टूडेंट को क्या रिस्क होता है? जी बच्चों, यस, बिल्कुल सही कहा जनाब। ठीक है, स्टूडेंट को बच्चों क्या रिस्क होता है, फेलियर का रिस्क होता है बच्चों, शाबाश। और बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे हम किस पे, सही है जी, सही है जी, इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे किस पे जनाब, हम अपने ऑडिट रिस्क के ऊपर, ऑडिट के ऊपर। स्टूडेंट हैव अ रिस्क दैट, कि कहीं वो फेल ना हो जाए। जी, अगर मैं आपसे पूछूं तो उसको ये टेंशन क्यों होती है वैसे, स्टूडेंट को ये रिस्क क्यों होता है? जी बच्चों, स्टूडेंट को ये रिस्क क्यों होता है, लैक ऑफ प्रिपरेशन, शाबाश, लैक ऑफ प्रिपरेशन, लैक ऑफ प्रिपरेशन जनाब। ठीक है, बिल्कुल जनाब। ठीक है, स्टूडेंट हैव अ रिस्क दैट स्टूडेंट कैन फेल इन हिज एग्जाम, इन हिज एग्जाम्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रिपरेशन। अगर मैं इसको दूसरे लफ्जों में कहूं कि उसकी अपनी नाअहली की वजह से, उसकी अपनी नाअहली की वजह से वो फेल हो सकता है, उसकी अपनी नाअहली की वजह से वो फेल हो सकता है। ओके, क्या कोई और वजह भी हो सकती है स्टूडेंट के फेल होने की? क्यों बच्चों, स्टूडेंट के फेल होने की कोई और वजह भी हो सकती है? यस, शाबाश बच्चों, पेपर बहुत टफ आ गया, सम टाइम ये होता है पेपर बहुत टफ आ सकता है जनाब। यही दो रीजन है बच्चों, आइदर पेपर इज वेरी डिफिकल्ट, आइदर देयर इज a lack of preparation. देयर आर टू रीजंस ऑफ फेलियर। स्टूडेंट को जो रिस्क होता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए, उसकी बच्चों दो ही रीजन है। एक रीजन क्या है कि लैक ऑफ प्रिपरेशन, और दूसरा आईसीएमए का पेपर सपोज बहुत मुश्किल आ गया। लेकिन बच्चों आप ये आर्गुमेंट नहीं कर सकते कि मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि पेपर मुश्किल था। तो भाई आईसीएमए अगर आपने आईसीएमए शुरू किया है तो आपको उतनी तैयारी के साथ जाना चाहिए ना कि आप पास हो सके, सही है। लेकिन बिल्कुल सही कहा जनाब कि स्टूडेंट को रिस्क होता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए, उसकी एक वजह होती है उसकी अपनी नेग्लिजेंस, और दूसरी वजह क्या होती है, दूसरी वजह क्या होती है जनाब, एग्जामिनेशन जनाब, डिपार्टमेंट, पेपर बहुत टफ आ गया जनाब, पेपर बहुत टफ आ गया जनाब। डन हो गया। अच्छा जी, तो अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई कर दूं बच्चों किस पे, ऑडिट रिस्क पे जनाब, ऑडिट रिस्क पे, तो बच्चों ऑडिटर को क्या रिस्क होता है, जवाब देना बच्चों, ऑडिटर को क्या रिस्क होता है, ऑडिटर को क्या टेंशन होती है बच्चों, जवाब देना। यस, कि कहीं वो रॉन्ग ओपिनियन ना दे दे। ऑडिटर भी बिल्कुल ऐसी है ना, जैसे वो एक असाइनमेंट करने गया, अगर उसने सही काम ना किया ना तो बच्चों हो सकता है कि कहीं वो रॉन्ग ऑडिट रिपोर्ट इशू करके आ जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, और वो क्या कहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये हो सकता है कि नहीं, बोलो बच्चों, हो सकता है ना जी। यस,
Auditor have a risk that auditor can express inappropriate opinion when financial statements are materially misstated. और उसकी बच्चों वजह है एक, वो जो स्टूडेंट, ठीक है, कि उसने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स ही ठीक अप्लाई नहीं किए, उसने अपने प्रोसीजर्स ही ठीक अप्लाई नहीं किए। दूसरा, कंपनी बहुत रिस्की थी और बच्चों इसीलिए तो रिस्क असेसमेंट की थी, ठीक है। ऑडिट रिस्क अराइजेस ड्यू टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिट रिस्क अराइजेस ड्यू टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या है कि ऑडिटर ने अपने प्रोसीजर सही अप्लाई नहीं किए, ऑडिटर के प्रोसीजर्स ठीक नहीं थे, वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाए। और दूसरा, क्लाइंट बहुत ज्यादा रिस्की था, उसमें मटेरियल मिस्टेक, बच्चों मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस जितने ज्यादा होंगे, ठीक है, ऑडिटर ने अगर ऑडिट केयरफुली ना किया तो रॉन्ग ओपिनियन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी बच्चों, यहाँ तक अगर बात समझ आ गई है, यहाँ तक कुछ ना कुछ चीजें समझ आ गई हैं, तो ओके करें, बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह फिर हम कल करते हैं जनाब। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ऑडिट रिस्क का कॉन्सेप्ट जनाबेला क्या होगा जनाबेला, ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला कल कंप्लीट कर लूंगा। मोस्ट प्रोबेबल है कि अगर कल ये फर्स्ट हाफ में कंप्लीट हो जाता है तो मैं इंशाल्लाह ताला बुक की तरफ चला जाऊंगा। बुक फिर इंशाल्लाह बुक ग्रुप्स पे शेयर भी हुई है, लेट जो मैं आपको आज मैं भी शेयर कर लूंगा आपके साथ, ठीक है, लेकिन कल पहले हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट होगी जनाब। ओके जी, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज और स्टे ब्लेस्ड।